आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके बीए क्लासेस में। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था ऐबक के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा था आराम शाह के बारे में, दूसरे शासक थे। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत पे राज्य करने वाले संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में। वास्तविक संस्थापक दिल्ली का इल्तुतमिश को ही माना जाता है क्योंकि इसको प्रमाण पत्र प्राप्त था संस्थापक होने का वहां के। ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि ऐबक का गुलाम था। मोहम्मद गौरी द्वारा ऐबक को खरीदा गया था और ऐबक के द्वारा खरीदा गया था इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक गुलाम का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम कहा जाता है। ऐसा था पहले के टाइम पीरियड पे कि जो शासक थे उनको जब वो संस्थापक बनते थे, सल्तनत के सम्राट बनते थे, तो उनको मुक्त कर दिया जाता था दास्ता से। लेकिन इल्तुतमिश को पहले ही दास्ता से मुक्त कर दिया गया था गौरी के कहने पर ऐबक के द्वारा, और बदायूं का इक्तेदार बना दिया गया था इसे। तो ये जब ऐबक की मृत्यु होती है तब ये बदायूं का इक्तेदार रहता है और ऐबक का ये दामाद भी रहता है। अपनी पुत्री कुतुबजान का विवाह कराते हैं ये ऐबक इल्तुतमिश से। तो क्या होता है कि ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में और गद्दी पे बैठ जाता है उसका पुत्र आराम शाह, ठीक है, जो कि एक अयोग्य शासक रहता है दिल्ली सल्तनत के लिए। तो उसकी अयोग्यता धीरे धीरे अमीरों को, उलेमानों को जब पता चलती है तो वो उसको वहां से हटा करके इल्तुतमिश को दिल्ली का संस्थापक बनाना चाहते हैं, दिल्ली का सम्राट बनाना चाहते हैं इल्तुतमिश को। तो इसलिए उसको एक पत्र लिख के भेजा जाता है कि आप आइए और गद्दी को संभालिए, सम्राट बनिए। आप कहाँ के? दिल्ली सल्तनत के। किसके पास खत जाता है? खत जाता है इल्तुतमिश के पास, अमीरों का। तो इल्तुतमिश वहां से निकलता है, आता है दिल्ली में अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए। लेकिन उससे पूर्व क्या होता है? एक युद्ध होता है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध के मैदान में, और उस युद्ध का परिणाम होता है इल्तुतमिश सम्राट बन जाता है और युद्ध में पराजित होते हैं आराम शाह, उन्हें बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और फिर 1210 ईस्वी से स्टार्ट होता है इल्तुतमिश का शासन, जो कि चलता है 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत ही ज्यादा जनता इनको प्रेम करती थी, बहुत ही ज्यादा इनका आदर सम्मान करती थी। हिंदू से लेकर मुसलमान तक इनके शरण में थे, सभी इनकी बातों को समझते थे, मानते थे। ये एक बहुत अच्छे सम्राट बने हैं दिल्ली सल्तनत के। तो आइए हम बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। तो इल्तुतमिश कैसे? इल्तुतमिश एक गुलाम रहता है, ठीक है। उस टाइम दास प्रथा का मैंने बताया है कि प्रचलन बहुत ज्यादा था। क्या था कि गुलामों को, दासों को एक खरीदता था और एक बेचता था और उसे अपना गुलाम बना लेते थे लोग, ऐसा इस तरीके का चलता था। इसी तरीके का ऐबक के साथ भी हुआ था, ऐबक को गौरी द्वारा खरीदा गया था। उसी तरीके से ऐबक ने जब इल्तुतमिश को खरीदा तो उन्होंने किससे खरीदा था? उन्होंने खरीदा था, देखिए, भाइयों के द्वारा, इल्तुतमिश के भाइयों के द्वारा इल्तुतमिश को बेच दिया जाता है। कहाँ बेचा जाता है? बुखारा में बेचा जाता है। बुखारा में इसको जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया जाता है। फिर जमालुद्दीन इनको बेचने के लिए गजनी लेकर के जाता है। तो गजनी में गौरी द्वारा इन्हें खरीदने का प्रयास किया जाता है, परंतु गौरी असफल रहते हैं और गौरी इनका रोक लगा देते हैं कि अब इल्तुतमिश को गजनी में नहीं बेचा जाएगा। इसलिए जमालुद्दीन इनको लेकर के कहाँ चले जाते हैं? जमालुद्दीन इनको लेकर के चले जाते हैं दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली में जा करके इनको बेचते हैं। तो इनको ऐबक के द्वारा खरीद लिया जाता है और ऐबक इन्हें खरीद के अपने विभिन्न पदों पे आयुक्त करते हैं, अपने अंगरक्षक बनाते हैं, फिर अमीर शिकार बनाते हैं। इस तरीके से विभिन्न पदों पे इनको जब तक ऐबक रहते हैं तो नियुक्त करते जाते हैं। फिर इन्हें अपनी पुत्री के साथ इनका विवाह करा देते हैं। विवाह कराने के पश्चात इन्हें बदायूं का इक्ता दे देते हैं और ये बदायूं के इक्तेदार बन जाते हैं। तो ऐबक की मृत्यु के टाइम पीरियड पे ये कहाँ के इक्तेदार थे? तो ये बदायूं के इक्तेदार थे, जहां पे खत अमीरों के द्वारा भेजकर इनको बुलाया जाता है सम्राट की पदवी के लिए।
ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आइए हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, इल्तुतमिश, बहुत ही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो आइए इसको अच्छे से डिटेलली इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये इल्बारी वंश के, इल्बारी तुर्क वंश के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, शमसी वंश के थे ये। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था शाह तुर्कान कुतुबजान, और अन्य इनकी और भी रानियां थी, और भी पत्नियां थी। उस टाइम पीरियड पे यही था कि कई पत्नियों का रिवाज एक तरीके से चल रहा था। इनकी पुत्री कौन है? पुत्र और पुत्री कौन है? नासिर, महमूद नासिर, यासिर, रजिया सुल्तान, ये 3 पुत्र पुत्रियां हैं। फिर रुकनुद्दीन शाह तुर्कान के पुत्र हैं। मोइजुद्दीन थे इनके एक अन्य रानी थी, उनके पुत्र थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपाधि। इनको कौन कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? तो इनको सुल्ताने आजम, ठीक है, सुल्ताने आजम 1229 में बगदाद के खलीफा थे। ठीक है, उन्होंने इन्हें खिल्लत और प्रमाण पत्र प्रदान कर वैध शासक बना दिया। उस खलीफा का नाम क्या था? मुदस्सर बिल्लाल। ठीक है, मुदस्सर बिल्लाल द्वारा 1229 में इन्हें खिल्लत यानी कि वस्त्र और प्रमाण पत्र दे करके दिल्ली का वैध सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है, और इनको कौन सी उपाधि मिली है? नासिर अमीर उल मोमिन। नासिर अमीर उल मोमिन की भी उपाधि इल्तुतमिश को प्राप्त है। शासनकाल इनका क्या था? 1210। क्या था शासनकाल? 1210 ईस्वी से 1210 ईस्वी में इनका अप्रैल तक शासन चलता है, 36 तक शासन चलता है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में ये दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। कब होता है? 30 अप्रैल 1236 में। इनका निधन कैसे होता है? एक साजिश के तहत युद्ध में इनको काफी गहरी चोट लगती है, जो इनकी ठीक नहीं हो पाती है, और धीरे धीरे अंदर अंदर ये इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये किस वंश के थे? इल्बारी तुर्क थे। ये कौन से? इल्बारी तुर्क थे। ठीक है, इन्होंने एक राजधानी बनाई दिल्ली। उस टाइम पीरियड पे, ऐबक के टाइम पीरियड पे राजधानी लाहौर थी, कोई एक राजधानी नहीं हो पा रही थी। तो जब इनका शासनकाल आया तो इन्होंने राजधानी दिल्ली को बना लिया। ठीक है, इनका वंश कौन सा था? तो ये शमसी वंश के थे। किस वंश के थे? शमसी वंश के। गौरी द्वारा इनको अमीर उल उमरा, ऐबक से बोल करके गौरी ने इन्हें अमीर उल उमरा की पदवी दिलाई। ठीक है, ऐबक द्वारा बदायूं का सूबेदार इनको बनाया गया। ठीक है, भाइयों द्वारा बुखारा में जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्त काबा को बेचा गया। गजनी में बेचने पर इन्हें रोक लगा दी गई थी, इसलिए दिल्ली में ऐबक द्वारा इन्हें इल्तुतमिश और एक और गुलाम था 1 लाख जीतल देकर के ऐबक ने, एक तो इल्तुतमिश और एक तमगाज रूमी, ये 2 गुलाम थे। 1 लाख जीतल देकर के इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को ऐबक द्वारा खरीदा गया था दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद खरीदने के बाद क्या किया गया? सर ए जहांदार की उपाधि दे दी गई, मतलब उनको एक पद दिया गया सर ए जहांदार, मतलब कि अंग रक्षक बनाया गया अपना। ठीक है, फिर अमीर शिकार बनाया गया इल्तुतमिश को सर ए जहांदार के बाद। फिर ग्वालियर पे जब इल्तुतमिश विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर इन्हें वहां का अमीर बना दिया जाता है ऐबक के द्वारा। ग्वालियर विजय के बाद इनको वहां का अमीर बना दिया जाता है। उसके बाद इन्हें बुलंदशहर का इक्तेदार बनाया जाता है। फिर बुलंदशहर के इक्तेदार के बाद इन्हें सबसे बड़ी पदवी, सबसे बड़ा सूबा मिलता है बदायूं का इक्तेदार के रूप में। तो ये बदायूं के इक्तेदार के रूप में कार्यरत रहते हैं बदायूं में, और ऐबक की उसी टाइम पीरियड पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे दिल्ली को क्या कहा जाता था? हजरते दिल्ली। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे दिल्ली को हजरते दिल्ली कहा जाता था, हजरते दिल्ली के नाम से जाना जाता था। देखिए, इनका शासन और राज्याभिषेक हो गया, ये 1210 ईस्वी में राजा बन गए। ठीक है, सम्राट बन गए। तो सम्राट बनने के बाद इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब ऐबक शासक थे, जब ये सम्राट थे, तो आपको मैंने बताया था कि इनके 2 बहुत प्रमुख और बड़े शत्रु थे। एक थे यल्दौज और एक थे कुबाचा, जो कि गौरी के गुलाम थे।
गौरी के 3 ही प्रमुख गुलाम थे, ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। इन तीनों ने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित करने की कोशिश की, बट ऐबक को ही केवल गौरी द्वारा बोला गया था कि दिल्ली की सत्ता को संभालेगा, भारत में स्थापित किया गया था, भारत के राज्यों को संभालने के लिए। तो ऐबक जो रहते हैं वो लाहौर पे राज्य करते हैं, लाहौर को संभालते हैं। कुबाचा और गजनी मुल्तान और गजनी वगैरह को देखते हैं, संभालते हैं वहां के राज्य को, लेकिन उनकी नजर जो है वो हमेशा दिल्ली के तख्त पे रहती है कि हमें किसी भी तरीके से दिल्ली के शासन को अपने हाथों में लेना है। लेकिन ऐबक के रहते ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इन लोगों ने उस कोशिश को करने की पूरा प्रयास किया कि अब हम दिल्ली के तख्त तक किसी भी हालत में पहुंच जाएं। लेकिन होता क्या है कि वहां पे इल्तुतमिश जब शासक बन जाता है तो इल्तुतमिश को इन्हीं सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, इन्हीं सारी समस्याओं को खत्म करना पड़ता है। इनका मेन मोटिव रहता है कि जितनी भी समस्याएं हैं पहले मैं उसको खत्म करूं, उसके बाद मैं आगे अपने कार्य को बढ़ाऊं, ठीक है, आगे का कार्य करूं। तो शासक बनने के बाद इनको देखिए कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऐबक के शत्रु यल्दौज और कुबाचा दिल्ली सल्तनत पर दावेदारी देना चाहते थे, ठीक है। नवविजित क्षेत्रों को प्रशासन का ढांचा स्थापित नहीं था, अतः संगठन की आवश्यकता थी। अब देखिए जब तक ऐबक शासक कर रहा था तो उन्होंने तो अपने आप को सिपहसालार के रूप में ही शासन किया था, उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित नहीं किया था, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, जबकि इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाए, अपने नाम के सिक्के चलवाए, सब कुछ किया। इन्होंने एक वैध शासन की तरह कार्य किया, ठीक है। तो जो नवविजित क्षेत्र जीत के गया था ऐबक, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक चौगान खेलते हुए। तो उन क्षेत्रों में एक संगठन की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे ही ऐबक की मृत्यु होती है सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, अपनी सत्ता को अपने हाथ में लेने लगते हैं। तो उसी को रोकने के लिए एक सुनिश्चित संगठन, एक सही संगठन की आवश्यकता थी जो इल्तुतमिश को प्रदान करनी थी अपने राज्य में और अन्य राज्यों में, ठीक है। तो इसकी दूसरी समस्या यही थी, संगठन की आवश्यकता थी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मंगोलों के आक्रमण का खतरा रहता था। मंगोलों के आक्रमण का खतरा क्यों रहता था? तो जो मंगोलों के नेता थे चंगेज खान, वो भारत पर आक्रमण कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे उनकी जिससे युद्ध होती थी तो वो भाग करके इल्तुतमिश के शरण में आकर के अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है इल्तुतमिश के सामने। तो ये खतरा उनको था कि अगर मैंने इसकी मदद की तो मेरे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। तो मंगोलों के आक्रमण का उस टाइम दिल्ली सल्तनत को बहुत ही ज्यादा खतरा था। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। कहाँ के? बंगाल के जो गवर्नर है 1205 में कर्जन थे, उन्होंने क्या कहते हैं घोषणा कर दी थी कि अब जो है तो स्वतंत्र हो जाएंगे सारे राज्य। तो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, तो ये भी इनका एक बहुत बड़ी कठिनाई थी इनके सामने, ठीक है। साम्राज्य की स्पष्ट राजधानी नहीं थी। जब ऐबक थे तो उन्होंने लाहौर तो बना दी थी, पर एक राजधानी नहीं थी कि एक सही राजधानी हो, राजधानी बदल जा रही थी बार बार। तो इन्होंने राजधानी दिल्ली किया और एक सही राजधानी का प्रमाण प्रस्तुत किया। राजपूतों द्वारा खुद को स्वतंत्र घोषित करना, जो भी राजपूत राजाओं पे आक्रमण करके ऐबक ने उन पर अपनी सत्ता का प्रमाण दिया था, उनको जीता था उन क्षेत्रों को, उन राजाओं ने क्या किया कि अपने आप को ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। क्योंकि आराम शाह एक अयोग्य शासक था तो उसने इन सब चीजों को कुछ भी नहीं किया। आराम शाह ने जितने 8 माह में शासन किए हैं, 8 माह तक, इन सब में इन सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा अपने आप को विस्तृत करने की, स्वतंत्र करने की इनको समय मिल गया। क्योंकि आराम शाह अपने भोग विलास में ही विलुप्त रहता था। उसने राज्य के एक भी कार्य को सही से नहीं किया, या राज्य में क्या हो रहा है उसे किसी भी चीज का कुछ भी पता नहीं था। तो जब इल्तुतमिश आते हैं तो उन्होंने पहले सारी समस्याओं को देखा, फिर उन सारी समस्याओं से निपटने के लिए उन्होंने आगे जो भी कार्य किए हैं वो मैं आपको बताऊंगी इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्यों में, कि इन समस्याओं को खत्म करने के लिए, जड़ से हटाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए। फिर इल्तुतमिश द्वारा किए गए निर्माण कार्य, किस किस चीजों का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था।
जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बोलूं तो ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की दिल्ली में स्थापना तो स्टार्ट हो गई थी, बट एक ही मंजिल बन पाई थी और अचानक से ऐबक की मृत्यु हो जाने के कारण उसका निर्माण कार्य रोक दिया जाता है। तो जब इल्तुतमिश आते हैं तो इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में ये बनाया जा रहा था कुतुब मीनार। तो इसका निर्माण कार्य दोबारा से स्टार्ट कराने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश की क्या उपलब्धियां थी, इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, ये हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन कौन थे और किसने इनके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना, दावेदार तो काफ़ी सारे थे, क्योंकि देख लीजिए उनके कितने सारे पुत्र और पुत्रियां हैं, दावेदार तो काफ़ी सारे थे, लेकिन किसको गद्दी, किसको सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक सम्राट माना गया, सुल्तान माना गया, ये हम आगे बात करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ आ रही होगी, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर आप